जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है। आप सभी छात्रों से एक अपील रहेगी मेरी, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए आपको पठन पाठन का काम करना है। और रही बात कि घर में बैठे बैठे पठन पाठन कैसे करें, उसके लिए तो मैं हूं ही। आप घर में मोबाइल ऑन करिए और YouTube से आशा सुमन स्टडी चैनल सर्च करिए और मेरा चैनल देखिए, फिर देखिए, मजा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बैठे बैठे आपका काम सब कुछ घर से हो जाएगा। चलिए देखते हैं पाठ। यह है स्टूडेंट्स द्वितीय पाठ है। इसके पहले हमने प्रथमा पाठ को देखा था हम सभी लोगों ने। आगे पढ़ रहे हैं लोग द्वितीय पाठ, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या आपको पता है पाटलिपुत्र क्या है? स्टूडेंट्स, पटना को ही पाटलिपुत्र कहते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोगों का ये अजीबोगरीब सवाल हो सकता है कि नहीं सर, पटना अलग है पाटलिपुत्र अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। स्थान देखोगे वहां पर जाने के बाद वर्तमान समय दोनों अलग अलग है, लेकिन उस समय में प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र में कोई अंतर नहीं था स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी पाटलिपुत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसी पटना की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे बिहार राज्य की राजधानी हुआ करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र का वैभव किस प्रकार का है, इस पाठ में हमको देखने को मिलेगा। तो निश्चित जानिए, बिहार की एक अपनी गरिमा है, बिहार का एक अपना मान सम्मान है, और उसी की राजधानी है पटना। तो उसका मान सम्मान कैसे कम हो सकता है? चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। दिया है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कार्येषु महत्वम अधारयत्। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो शब्द दिया गया है ना, ये महत्वम अधारयत्, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ये शब्द दिया गया है महत्वम अधारयत्। इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महत्वम जोड़ अधारयत्, महत्वम जोड़ अधारयत्। महत्वम का अर्थ महत्व हो गया, अधारयत् मीन्स धारण किया। लंग लकार में है, प्रथम पुरुष एकवचन का शब्द है, धारण किया ना। अपठत हम लोग पढ़ते होंगे, अपठत मीन्स पढ़ा। उसी प्रकार से अधारयत् का मतलब धारण किया। अर्थ समझेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द है, जिसका अर्थ हो जाएगा बिहार राज्य का, के की में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, बिहार राज्य का कहेंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर जगह नहीं होने की वजह से मैं केवल और केवल इसका अर्थ बताऊंगा। अर्थ इच्छा हो तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, और यदि समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बढ़िया से समझाऊंगा, वो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन बावजूद इसके उसको लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं तो आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा। बिहार राज्य से राजधानी नगरं, बिहार राज्य की राजधानी। आई बात समझ? मैंने बताया था ये षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द है, और षष्ठी विभक्ति में मतलब संबंध कारक, और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। उसी में से किसी एक का प्रयोग करना है, शब्द के अनुसार, वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग करना होता है। सब मत लगा लीजिएगा, बिहार राज्य का, के, की, गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक का प्रयोग करेंगे। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु, पाटलिपुत्र सभी कालों में, पाटलिपुत्र का सभी कालों में यानी सभी समय में, प्रत्येक समय में महत्वम अधारयत्, महत्व है। और यहाँ पर है कर लेंगे हम लोग ना। दिया है बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की सभी कालों में महत्व है, अर्थात सभी कालों में इसने महत्व को धारण कर रखा है। कभी ऐसा नहीं कि इसका महत्व कभी कम हो गया। वह है हमारा बिहार राज्य, और वह है बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी व्याख्या करेंगे हम लोग, और इसकी विशेषताओं को जानेंगे। अस्येतिहास, यहाँ पर एक शब्द देखेंगे, अस्येतिहास दिया गया है ना, दिया गया अस्येतिहास। इसका अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स अस्य जोड़ इतिहास। क्या होगा? अस्य जोड़ इतिहास। देखते चलिएगा कितना आसान कर दे रहा हूं मैं। अस्य इतिहास, अस्य जोड़ इतिहास। अस्य मींस इसका, इतिहास मींस इतिहास। इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, इतिहास में पढ़ते होंगे प्राचीन काल की बातें, बहुत पुरानी पुरानी बातें जो हमारे सम्राटों से हुआ करती थी, अन्य राज्यों से, अन्य देशों की चीजों को हम लोग पढ़ते होंगे। उसके बारे में अंग्रेज कब आए, मुगल का, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। उतना हम लोग को डीपली नहीं जाना, इसके अर्थ को बढ़िया से समझना है।
अस्य इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय मीन्स होता है तो, और संस्कृत का नियम थोड़ा सा उल्टा है, आपको उल्टा लगेगा ना, उल्टा है नहीं, उल्टा लगेगा। देखिएगा इसका यही मतलब तरीका ही है, संस्कृत भाषा का यही तरीका है, सार्ध सहस्त्र द्वय, इधर से हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे। जैसे हमको लिखना हो इंग्लिश में तो 2500 को क्या लिखेंगे, 2000, 2000 ना, और 500 का 500, 2500। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चलता है, इधर से हम लोग देखेंगे। द्वय मीन्स 2, सहस्त्र मीन्स 1000, और सार्ध मतलब सहस्त्र का सार्ध, 1000 का आधा, 1000 का आधा, सार्ध मीन्स आधा होता है, 1000 का आधा क्या होगा, 500, मतलब 2500 कह रहा है, 2500। 2 का आधा कहता सार्ध द्वय, मतलब 2 का आधा, 2 और आधा 2.5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सार्ध सहस्त्र द्वय 2000, और सार्ध जो दिया है ना, सहस्त्र का सार्ध हो जाएगा, यानी 2500। इसका इतिहास स्टूडेंट्स 2500 वर्षों का है, लंबा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि आज इसका इतिहास शुरू हुआ और आज से हम इसकी चर्चा शुरू कर दिए और बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को हम अच्छा बताने लगे, अच्छा कहलाने लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल इसके फेरा में नहीं रहिएगा। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है, 2500 वर्ष अंदाजा लगा सकते हैं, उतना प्राचीन है, जैसा कि इस बुक में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लिए हैं। आगे देखिएगा, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। करें कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षण का केंद्र रहा है। यानी 3 ऐसी चीजें हैं ना, 3 ऐसी चीजें स्टूडेंट्स जिस पर लोगों का बराबर ध्यान रहा है। इन सबका अपना अपना विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। और 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, यही परीक्षा में प्रश्न पूछ देगा कि वे कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं जिसका बिहार राज्य की राजधानी में विशेष महत्व है। क्या बताएंगे, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। आ रही बात समझ में? देखिए कितना वही से बता रहा हूं। अत्र यहाँ कहां यहाँ पाटलिपुत्र में ना, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। ध्यान जोड़ आकर्षकम, यह आसान इसलिए लिख नहीं रहा हूं, ध्यान जोड़ आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है, यानी ध्यान आकर्षण का केंद्र रहा है। कोई दिक्कत? ये गारंटी है मेरी स्टूडेंट्स, मैं समझाया आपको नहीं समझ में आया ना, समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूं। इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा दूंगा, इतना तोड़ तोड़ के समझा दूंगा, आपके समझ में आएगा ही आएगा। आगे देखिएगा, वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज फायान वेन्सन इत्सिंग प्रभृतय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। क्या अर्थ होगा इसका, क्या अर्थ होगा समझिएगा। विदेशी यात्री, हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, कभी मुगल आए आक्रमण की, इसको लूट करके लेकर के गए, कभी अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने लूटा, और कभी कभी बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे यहाँ घूमने भी आते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को अपनाने के लिए आते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। वह हमारी सभ्यता संस्कृति जहां पर विदेशी भी आने के लिए ललचाए रहते हैं, बराबर आना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है विदेशी यात्री, कौन कौन से विदेशी यात्री नाम दिया है, मेगास्थनीज, फायान, वेन्सन जैसे विदेशी यात्री। थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं, अंग्रेजी नहीं, एक नहीं, एकदम उसी पर चलना है तो चलना है। कैसे, मेगास्थनीज, फायान, वेन्सन जैसे विदेशी यात्री पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में की। बात आ रही समझ में? अर्थात यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग घूमने के लिए आए, और यहाँ आए, जब पटना को घूमे, पटना में देखे, पटना को देखे ना, तो देखने के बाद वे अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने पुस्तकों में, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में इस पाटलिपुत्र का वर्णन किए हुए हैं, जिसके बारे में दिया गया है। किन के बारे में, मेगास्थनीज के बारे में बताया गया है, फायान के बारे में बताया गया है, वेन्सन के बारे में भी बताया गया है। ये सब के सब विदेशी यात्री हैं, आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी अपने देश का नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं, विदेशी यात्री कोई घूमने आ रहा है और जब यहां से जाता है तो अपने ग्रंथों में इस बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की चर्चा करता है। कितनी बड़ी बात है,
क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं हो? कोई मेरे पास रहना चाहेगा? कोई मुझसे बात करना चाहेगा? अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पाटलिपुत्र के पास कितना टैलेंट है, कितनी योग्यता है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जिस कारण विदेशी यात्री आते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उस बिहार राज्य की राजधानी पटना की चर्चा करते नहीं थकते, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में उसकी चर्चा करते हैं। आगे देखिएगा, पाठे अस्मिन, इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। ध्यान रखिएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पाठे डस्मिन, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। पाठे अस्मिन, अ का उच्चारण करेंगे, कोई पूछ लीजिए कौन सा चिन्ह है, बोलिएगा अवग्रह चिन्ह है। क्या बोलेंगे? अवग्रह चिन्ह है। तो किसका उच्चारण करते हैं? ड का? नहीं, अ का उच्चारण करते हैं। यदि इसके संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा, स्टूडेंट्स देखिएगा, पाठे अस्मिन, पाठे जोड़ अस्मिन। अब कहिएगा पाठे क्यों दिया गया? अस्मिन स्टूडेंट सप्तमी एक वचन का शब्द है और इसलिए देखिए पाठे को भी सप्तमी एक वचन बना दिया गया। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यह संस्कृत में भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विशेषण जो होता है स्टूडेंट्स, विशेष्य का गुलाम होता है। विशेष्य जैसा रहेगा, विशेषण उसी के अनुसार आता है। विशेष्य एक वचन में, विशेषण एक वचन में, विशेष्य पुल्लिंग में, विशेषण पुल्लिंग में, विशेष्य बहुवचन में, विशेषण भी बहुवचन होगा। अर्थात जैसा होगा विशेष्य वैसा होगा विशेषण। ठीक है, देखिए ये सप्तमी में है, ये भी सप्तमी में आ गया। अस्मिन पाठे या पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है, अर्थात जिस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें पाटलिपुत्र के वैभव की चर्चा की गई है। पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बढ़िया से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी भी हम लोगों ने सामान्य परिचय पढ़ा, अब हम आते हैं जो इसका मूल है ना, जो ये पाठ है उसको हम लोग देखेंगे, उसके सारांश को, भावार्थ को समझेंगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं, ना नगरेष्वन्यतमं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, नगरेष्वन्यतमं क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? कोई बताएगा? देखिएगा यहाँ पे, नगरेषु, नगरेषु जोड़ अन्यतमं। नगरेषु स्टूडेंट सप्तमी बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ हो जाएगा नगरों में या शहरों में, और अन्यतमं का अर्थ होता है एक। अर्थ बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। पाटलिपुत्रम अनुबंधन, यहां पर भी देखिए पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम इसमें हलंत हो जाएगा और इसमें से अ निकल करके इसके साथ चला जाएगा। ज्यादा शब्द नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, आप सभी देख रहे होंगे। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम, म में हलंत लग जाएगा, ये एक शब्द बन गया। इसमें से अ निकलेगा, अनुगंगम के साथ लग जाएगा, यानी अनुगंगम। इसका बना दे रहा हूं, इसका यही भी बना दे रहा हूं, ये हो जाएगा वसत जोड़ विचित्रम, वसत जोड़ विचित्रम ना। इसका क्या अर्थ होगा? वसत मीन्स बसा हुआ और विचित्रम मीन्स अद्भुत, अनोखा। आगे देखिएगा, महानगरं बभूव, तद विषय को तोड़ेंगे हम लोग, यानी संधि विच्छेद करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तत् जोड़ विषय, तत् जोड़ विषय। कहीं कहीं आप इसको तत् नहीं तद भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। तत् या तत् दोनों का अर्थ होता है वह। ठीक है, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टी नामताख्ये काव्ये कथयति, अर्थ समझेंगे हम लोग। प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में, वर्तमान भारतीय शहरों में नहीं, यानी पुराने समय के जो भारतीय शहर है ना, पुराने समय के जो भारतीय नगर हैं, उन सब में क्या है? उन सब में एक, अन्यतमम एक, उन प्राचीन शहरों में एक पाटलिपुत्र है, जो क्या है? गंगा के किनारे, गंगा के किनारे वसत विचित्रम, वसत विचित्रम बसा हुआ अद्भुत महानगरं बभूव, महानगर है। ये कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। गंगा को हम लोग माँ बोलते हैं, और गंगा जो भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी है, आपको पता होना चाहिए, सबसे लंबी नदी 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहे प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ अद्भुत महानगर हुआ, यानी महानगर है। तद विषय, उसके विषय में
कौन कह रहे हैं? दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नाम की कवि कुट्टिनामताख्ये, कुट्टनिम नामक काव्य कथिति, काव्य में कहते हैं। क्या करें? बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, मजा आ जाएगा सुनिएगा तो। करें अस्ति महितल तिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरम, फिर नामना पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदर स्थानम। यह पटना ही है जहां पर कहा जाता है कि यहाँ पर इंद्र को भी जीतने वाले लोग हुए। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना पुरंदर, पुरंदर स्थान मीन्स जगह, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, इंद्र को जीतने वाले लोग जिस स्थान पर हुए वह है पटना। अस्ति नामना पाटलिपुत्र, वह कौन सा जगह है? पाटलिपुत्र नामक जगह है, पाटलिपुत्र नामक स्थान है। ऊपर वाला भी छुटा हुआ है, देखिए महितल तिलकम, मही कहते हैं पृथ्वी को, मही का जो तिलक हो, तिलक समझते हैं आप लोग? तिलक, ये इसको यहाँ पर तिलक हम लगाते हैं ना, यहाँ पर तिलक लगाते हैं हम लोग, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा। अंदाजा लगा सकते हैं किसकी बात की गई है? यानी पृथ्वी के मुकुट की बात की गई है, पृथ्वी के सिर की बात की गई, पृथ्वी के तिलक की बात की गई है। अंदाजा लगाइए कितना सुंदर मतलब उन्होंने चरित्र चित्रण किया है हमारे पाटलिपुत्र का। देखिएगा, अस्ति महितल तिलकम, पृथ्वी का जो तिलक है यानी पृथ्वी का जो मुकुट है, कौन है? हमारा पाटलिपुत्र है। वाह, इससे बढ़िया और मतलब कौन से शब्द हो सकते हैं? कितने बढ़िया से शब्दों से इन्होंने इस काव्य को पिरोया है। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती कुलगृहम, कुल मीन्स खानदान होता है ना, घर, गृहम मीन्स घर होता है। सरस्वती का कुलगृह क्या है? अर्थात जहां पर सरस्वती का निवास हो, अर्थात विद्वानों की यह नगरी है, यह विद्वत नगरी है, विद्वानों की नगरी है, जहां पर सरस्वती हर घर में निवास करती हैं। महानगरम, वह क्या है? महानगर है। यह एक ऐसा महानगर है जो पृथ्वी का भाल है, पृथ्वी का मुकुट है, जहां विद्वानों की नगरी भी हम इसको कह सकते हैं, विद्वानों का घर कह सकते हैं, यानी यह विद्वत नगरी है। और क्या, जिस स्थान पर पुरंदर को यानी इंद्र को जीता गया है उसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र, वह पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इतिहास से श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, यत की, यत मीन्स की और जो दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर जो का प्रयोग हम नहीं करेंगे, की का प्रयोग करेंगे। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा या तीरे, इसको देखिएगा ये जरूरी शब्द है, दिया है गंगा या तीरे ना, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा या हो जाएगा। ये दंत शाना दिख रहा है ना, सतर संयुक्त, तो ये विसर्ग में बदल जाएगा, गंगा या धन तीरे। गंगा या का अर्थ गंगा के, तीरे मीन्स तट पर, किनारे। चलिए देखेंगे, अर्थ देखेंगे। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पर, गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध, जहां भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, बहुत बार आए, एक बार नहीं आए। इस पाटलिपुत्र की पावन धरती पर भगवान बुद्ध भी कई बार आए हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले पैराग्राफ को, अगले अनुच्छेद को। दिया हुआ है तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति। तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? किनके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। पूछा जा सकता है कि यह गांव महानगर होगा, यह किसने कहा था? आपका जवाब होना चाहिए भगवान बुद्ध ने कहा था। आ रही बात समझ में? चलिए, तेन कथितम आसीत, उन्होंने कहा था या उनके द्वारा कहा गया था। देखिए कथितम आसीत, इसमें दो शब्द हैं, कथितम जोड़ आसीत। बिल्कुल आपका काम आसान कर दिया गया है। सामने का सामने तुरंत आपका संधि से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कथितम जोड़ आसीत बराबर कथितम आसीत ना, उनके द्वारा कहा गया था या उन्होंने कहा था। यद ग्रामो अयं, ग्रामः जोड़ अयं, ग्रामः जोड़ अयं, ये कौन सा चिन्ह है? अभी भी बताया है मैंने, बताइए कौन सा चिन्ह है? अवग्रह चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? अवग्रह चिन्ह। कि यह गांव, अयं मीन्स यह और ग्रामः मीन्स गांव, यह गांव महानगरं भविष्यति, महानगर होगा यानी बहुत बड़ा शहर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतं भविष्यति। सर्वदा जोड़ आक्रांतं, सर्वदा जोड़ आक्रांतं, सर्वदा आक्रांतं ना, कह रहे हैं उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, वो दिख भी रहा, लेकिन कलह मीन्स होता है झगड़ा, अग्निदाह मीन्स होता है अग्नि की घटनाएं, यानी आग जो लगती है ना, अगलगी आप कह सकते हो, अगलगी। जलपुरस्य और बाढ़ की घटना, जलपुरस्य च भयात, बाढ़
के भय से सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, हमेशा भयभीत रहेगा, मतलब इन सबसे हमेशा घिरा रहेगा, इन सबसे हमेशा डर बना रहेगा। सर्वदा जो आक्रांतम बराबर सर्वदा आक्रांतम, वो दिख भी रहा है। आप पेपर उठा लीजिए, पेपर उठाइएगा ना, बराबर आग लगी की घटनाएं तो बराबर देखने को मिलती हैं। मौसम आ जाए बारिश का, बाढ़ की भी घटनाएं आप सुनते होंगे, बराबर परेशानी। सारण वगैरह में तो देखिएगा जलमग्न हो जाता है, सब जल ही जल दिखता है, कई दिनों तक वाहनें बंद हो जाती, ये स्थिति आ जाती है। बाढ़ की भी समस्या, और झगड़े तो अब वर्तमान समय में आप दिख ही रहे हैं, आप अपने आसपास में भी देखते होंगे ना। पूरे पटना की बात छोड़िए, आप अपने आसपास में भी देखते होंगे, ये कथन सत्य है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहले के समय में जो भी महापुरुष कह गए ना, वो एक तरह से उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था उन लोगों ने। और जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था, उन महापुरुषों की भविष्यवाणी भगवान की भविष्यवाणी से कम नहीं है। सब कुछ सत्य होता दिख रहा है। आक्रांतम भविष्यति होगा कालांतरेण, कालांतर में यानी कुछ समय बीत जाने के बाद। पाटलिग्रामः एवं पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्रम इति, देख रहे हैं आप लोग। कालांतर में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया, यानी घटना चक्र चला, समय का चक्र चलता रहा, चलते 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 एक समय ऐसा आया जब यह जो पाटलिपुत्र जो पटना है वह पहले पाटलिग्राम कहलाता था, समय अनुसार उसको पाटलिपुत्र में बदल दिया गया, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। और ये कहा था भगवान बुद्ध ने कि यह छोटा सा नगर नहीं होगा, यह बहुत बड़ा महानगर होगा। वो आप सभी देख रहे होंगे, और महानगर है तभी तो वो राजधानी भी घोषित हो गई। लेकिन बाद वाली जो घटनाएं हैं, जो उन्होंने कहा था कि कलह से, अग्नि से और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, यह भी आप बिल्कुल सत्य देख पा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से कालिक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ये मैंने बताया था, बताइए तो कौन सी विभक्ति, अभी बताया था ना, बिहार राज्य से शब्द आया था, उसमें बताया था षष्ठी व्यक्ति एक वचन। चंद्रगुप्त मौर्य से षष्ठी व्यक्ति एक वचन। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, समय में, अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च, इस नगर की शोभा, दोनों के दोनों शब्द किसमें है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का शब्द है। इस नगर की शोभा यानी सुंदरता, और रक्षा व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था जो थी वो क्या थी, कह रहे अत्युत्कृष्टा सिद्धि थी। पढ़ने नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी, मैं जानता हूं, इसलिए देखिए कितना बढ़िया मैंने तोड़ दिया है। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, आप इसमें चार चार शब्द जोड़ेंगे, इसमें चार चार शब्द हैं। अत्युत्कृष्टा सिद्धि में चार शब्द हैं, क्या क्या है, अति उत्कृष्टा आसित इति, देख रहे होंगे आप लोग, अति उत्कृष्टा आसित इति, देख रहे हैं ना। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, यानी बहुत ही अच्छी थी। उस समय तक कोई परेशानी नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी उस समय की जो कानून व्यवस्था थी, या उस समय जो इस नगर की सुंदरता थी। वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं, विशेष क्या कहना, रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था किस ढंग का है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी सुना होगा, हमारे बिहार में ही, नहीं जगह वगैरह विशेष नहीं बताऊंगा मैं, जहाँ पर पुलिस वालों को मार दिया गया था। ये आज से 6 माह से 1 साल के अंदर की बात है। हिंट कर दूं मैं, सिवान छपरा के आसपास की घटना थी, विशेष नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की सुंदरता और रक्षा व्यवस्था क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, कह रहा है कि यूनान के राजदूत, अब देखिएगा प्रश्न पूछ सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, क्या जवाब आएगा, यूनान के रहने वाले थे। यूनान के क्या थे, राजदूत थे, ठीक है। मेगास्थनीज क्या थे, यूनान के राजदूत थे। तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण में यानी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस चीज को लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, विकास सर जो पढ़ा रहे हैं आपको निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूतरां प्रसिद्धम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत अधिक थी, बहुत ही अच्छी थी। बातें आ रही समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर लीजिए ना, एक एक शब्द आपको याद नहीं हो गए ना, फिर आप कहिएगा। स्टूडेंट्स विशेष क्या करना, यूट्यूब पर मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इस पाठ को पढ़ा रहे हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, हेल्प बुक की सहायता ले लेते हैं, हेल्प बुक से अर्थ बस लिख लिए, समझा दिए, काम खत्म। देखिएगा आप लोग, देखे भी होंगे आप लोग, लेकिन इतना बढ़िया संस्कृत के शब्दों को लिख करके उसके अर्थों को बढ़िया से समझा देना, उसके जो कठिन शब्द हैं उनका संधि विच्छेद करा देना,
उसमें विभक्ति वगैरह बता देना, यह सभी लोग करने वाले नहीं। और यकीन मानिए अभी जिस समय में व्याकरण की पढ़ाई होगी ना, ये सारे शब्द मिलेंगे आपको, और तब उस समय में और आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। उन व्याकरणों को देखिएगा और तब जाकर के इसके अर्थों को समझिएगा ना, मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत हेल्प मिलेगा। दिया हुआ है बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तता ना। अर्थ समझेंगे हम लोग। कह रहे बहुत समय तक पाटलिपुत्र की यानी पटना की प्राचीन विद्वत परंपरा चलती रही ना। यानी यह जो पाटलिपुत्र की विद्वत परंपरा थी, जो विद्वानों का गण माना जाता था, यह ऐसा नहीं था कि क्षणिक था। यानी यह जो विद्वत परंपरा रही ना, यह बहुत लंबे समय तक चली। यह प्राचीन परंपरा थी और बहुत लंबे समय तक चली थी, बहुकाल बहुत समय तक चली। ये तुरंत का तुरंत समाप्त नहीं हो गया। वैसे भी अभी भी मैं बता दूं, आप लोग देखते होंगे स्टूडेंट्स, जो सबसे टफ एग्जाम होता है आईएएस आईपीएस का, तो उसमें भी हमारे जो बिहार राज्य के बच्चे होते हैं वो अपना झंडा गाड़ के आते हैं। आप सबने ये फील किया होगा, आप सबने ये महसूस किया होगा, अखबार में आप पढ़ते होंगे ना, फिर आपको पता चलता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद्वत परंपरा वही विद्वत परंपरा चलती आ रही है। उसका कुछ अंश जो बचा है ना, वो भी अभी हम लोग उसी हिसाब से संजो करके रखे हुए, उसी हिसाब से ध्यान करके रखे हुए हैं कि आज भी बिहार राज्य के जो बच्चे हैं वो बहुत मेधावी होते हैं। अलग बात है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, पठन पाठन के लिए अलग अलग राज्यों में भी जाना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके बच्चे मेधावी जरूर होते हैं। ये आपने फील किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधारण स्मृति। यह मैं नहीं कह रहा, यह आप नहीं कह रहे हैं, कह रहा है ना कि ऐसा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक, काव्य मीमांसा इनकी एक पुस्तक है, इनकी रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, तो अपनी काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। आदर सहित यहाँ की विद्वानों की जो परंपरा रही है, विद्वानों का जो गुणगान उन्होंने किया है, किसने? राजशेखर ने। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजशेखर की कवि शिक्षा प्रमुख कौन सी ग्रंथ है? आपको आप क्या बताएंगे आप? काव्य मीमांसा। कौन सी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है? काव्य मीमांसा है, जो कवि शिक्षा प्रमुख नाम से भी जाना जाता है। यानी उसमें मतलब काव्य से संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, तो उसमें सादर स्मरण किया है, आदर से ही अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे लोग जो अपनी पुस्तकें लिखते हो, जो अपनी ग्रंथों का संपादन करते हो, और जब यहाँ की विद्वत परंपरा का उन्होंने जिक्र किया है, अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कि अपनी विधि व्यवस्था कैसी थी, अपने यहाँ के लोग कितने उच्च कोटि के पढ़ाकू थे, विद्वान थे। चलिए आगे देखते हैं। उसमें देखिए एक लाइन उन्होंने लिखा है, बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा है उन्होंने। अत्रोपवर्ष वर्षावीह पाणिनि पिंगलावीह व्यारिः भररोचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजग्मुः। जगह के अभाव के कारण, और यह चूंकि श्लोक था इसलिए मैंने इसका जो अभी आपने पीछे देखा होगा, मैं तुरंत का तुरंत संधि विच्छेद कर दे रहा था, वैसा इसमें नहीं कर पाया क्योंकि यह एक श्लोक है और श्लोकों में खंडन किया जाए ना अच्छा नहीं लगता देखने में। फिर से एक बार इस श्लोक को पढ़ा हूं ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए, पढ़ पाए अच्छे ढंग से। अत्र उपवर्ष वर्षावीह, थोड़ा सा थोड़ा में पूरा तोड़ेंगे तो ऐसे बोले लूंगा, अत्र उपवर्ष वर्षौ इह, अत्र उपवर्ष वर्षौ इह ना। चलिए देखिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, लिखना होगा तो अत्र धन उपवर्ष वर्षौ, उपवर्ष वर्षौ जोड़ इह, ठीक ना। पाणिनि पिंगला भी, इसमें भी दो शब्द हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग? पाणिनि पिंगलौ, पाणिनि पिंगलौ जोड़ इह। समझदार हैं आप लोग, शब्द की मजबूरियों को समझ सकते हैं। मजबूरी बस ऐसे लिखना पड़ा है, इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। अत्रोपवर्ष वर्षावीह को हम लोग क्या लिखेंगे? अत्र उपवर्ष वर्षौ इह, तीन शब्द इसमें दिए गए। इस शब्द को देख रहे होंगे आप लोग, पाणिनि पिंगलावीह, ये हो जाएगा पाणिनि पिंगलौ, पाणिनि पिंगलौ। मैं बता दूं ये द्विवचन का शब्द है, इसमें दो नाम दिए गए हैं, पाणिनि है और पिंगल है, और इसलिए जब हम लोग पढ़ते होंगे ना रामः रामौ रामः, तो ध्यान आ रहा होगा आपको द्विवचन,
रामऊ बनाते हैं। उसी तरह पिंगलऊ हो गया है। पिंगलऊ, दो पिंगल नहीं है, पाणिनि और पिंगल हैं, ये दोनों के दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए जब दोनों को जोड़ा गया है ना, ये द्विवचन का शब्द बन गया है, और तब इसमें द्विवचन का, ये द्विवचन की विभक्ति भी आप लोग देख लेंगे। आ रही बात समझे? चलिए, पाणिनि पिंगलो इह, इसमें भी दो शब्द हैं, वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम, ख्यातिम उपजग्मुः। इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग? लिखेंगे हम लोग ख्यातिम धन उपजग्मुः, ख्यातिम धन उपजग्मुः, ख्याति को प्राप्त किए, प्रसिद्धि को प्राप्त किए। देखिएगा इसका अर्थ देखिएगा, अत्र उपवर्ष वर्षो इह, यहां वर्षों वर्ष तक, एक वर्ष नहीं, 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, एकाध महीने नहीं, यहाँ वर्षों वर्ष तक, यानी लंबे समय तक, बहुकालन हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, बहुकालन, बहुत समय तक, लंबे समय तक। तो अत्र उपवर्षा वर्षो यह, यहाँ वर्षों वर्ष तक किन किन लोगों ने? पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित जैसे लोगों ने ख्याति को प्राप्त की, प्रसिद्धि को प्राप्त की, यश को प्राप्त किया। कोई दिक्कत? अरे समझते चलिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया है आपको, बहुत सारे लोगों को देखिएगा जो मैंने बताया था, तो केवल हिंदी अर्थ बता दिए, काम खत्म। और मैं आपको बता रहा हूं ना, जितना बढ़िया से एक एक शब्द को तोड़ करके आपको बता दूंगा, ये मेरा दावा है, कोई और नहीं बता सकता। यह अपना अभिमान नहीं है, यह मेरा दावा है। यह मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं आप लोगों को उस तरह की शिक्षा देने की काबिल हुआ हूं, और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें तो मेरे गुरुओं का योगदान है। उन गुरुओं की योगदान को मैं याद करता हूं, और तब उन गुरुओं को धन्यवाद देता हूं, जिन गुरुओं से प्रेरणा लेकर के आज आप लोगों को शिक्षा देने का काम आदमी कर रहा है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आगे देखिएगा, यह कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपूरं कुसुमपूरं वा प्राप्यते। इसमें जो होता है वो विशेष्य के अनुसार काम करता है। यहाँ पर कतिपयेषु विशेषण शब्द है ना, और ये विशेष शब्द है, विशेष शब्द है संस्कृत ग्रंथेषु। इसको आप देख रहे होंगे सप्तमी के बहुवचन में है, इसलिए देखिए इसको भी सप्तमी बहुवचन बनाया गया है। बात आ रही समझ में? एकदम आएगी। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण आदि में, कुछ पुराने संस्कृत ग्रंथों में या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण आदि में पाटलिपुत्र से नामांतरं, पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपूरं कुसुमपूरं वा प्राप्यते। पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है, मिलता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पाटलिपुत्र को पहले पाटली ग्राम कहा गया था, याद आ रहा है आपको ना? अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे पुराण हैं, कुछ ऐसे संस्कृत के ग्रंथ हैं जिससे यह प्राप्त होता है, जिससे यह हमको जानकारी मिलती है, जिससे हमारा बोध होता है कि इसी पाटलिपुत्र का नाम पहले के समय में कभी कभी पुष्पपुर या कुसुमपुर भी हुआ करता था। पुष्प समझ में आ रहा है? पुष्प मीन्स फूल होता है, कुसुम मीन्स फूल होता है, और जो फूलों का पुर हो यानी फूलों का गढ़ हो, उसी को तो पुष्पपुर कहते हैं। आगे दिया है और स्पष्ट क्या है, अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है, इससे जानकारी मिलती है। क्या? यत नगरस्य अस्य, हाँ यहां पर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? नगरस्य जोड़ अस्य, फिर देखिएगा अस्य नगरस्य, नगरस्य अस्य, कुछ भी कर लीजिए, अस्य नगरस्य, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर का, इस शहर का क्या? समीपे, पास में, इस नगर के समीप में, इस नगर के नजदीक पुष्पाणं बहुलम उत्पादनं भवति स्म, फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। यानी पुष्पपुर और कुसुमपुर जो पहले के समय में जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इत्यादि वगैरह हैं, पुराण वगैरह हैं, तो उसमें इसका नाम मिलता है पुष्पपुर या कुसुमपुर, और पुष्प या कुसुम का अर्थ फूल होता है। और तब हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि इस जगह पर पहले के समय में बहुत ज्यादा फूलों का उत्पादन होता होगा, और यही कारण है कि इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पड़ गया था। दिया है पाटलिपुत्रमिति, तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, पाटलिपुत्रम इति हो जाएगा ना, पाटलिपुत्रम इति पाटलिपुत्रमिति। ठीक है, शब्दों अभी मैंने इसके बारे में बताया गया था, बताइए तो क्या है?
शायद आपका जवाब आ भी रहा होगा, अवग्रह चिन्ह है। क्या है? अवग्रह चिन्ह है। और इसका उच्चारण किस चीज का करते हैं? किस वर्ण का? अ का। याद आ रहा है? अ का उच्चारण करते हैं। शब्दो अपि यानी शब्द अपि, शब्द धन अपि, शब्दो अपि। ठीक है। पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित्य, पुतलिका रचनामाश्रित्य, पुतलिका जोड़ रचनाम जोड़ आश्रित्य प्रचलित ना। चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। कर कि यह पाटलिपुत्र, यह पटना, यह पाटलिपुत्र शब्द भी, शब्द अपि शब्द भी, यह पाटलिपुत्र शब्द भी कैसे? तो कह रहे पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों की रचना को लेकर प्रचलित हुआ ना। पाटलिपुत्र, पाटल, पाटल, पाटल समझ रहे हैं आप लोग? यानी जो कमल की पंखुड़ियां होती थी ना, कमल की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर इस पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण हुआ। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा, किसको पहले कुसुमपुर कहा जाता था या पुष्पपुर कहा जाता था, और इसकी विशेषता क्या थी? क्योंकि यहाँ पर फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था, और इसलिए कुछ साहित्यिक संस्कृत के ग्रंथों में, कुछ पुराण आदि ग्रंथों में इसका नाम हम लोगों को क्या देखने को मिला? कुसुमपुर या पुष्पपुर। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि आखिर पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम कैसे पड़ा। तो जो पाटल पुष्प की पंखुड़ियां थी उसका आश्रय लेकर इस शहर का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर रखा गया था। बात आ रही समझे? अच्छा, कमल की पंखुड़ियों का मतलब क्या है? कमल की पंखुड़ियां देखिएगा ना, जैसे जैसे खिलता जाएगा उस फूल का विकास हो जाता है। मतलब उस समय में बिहार का अभ्युदय हो रहा था, बिल्कुल निकल रहा था, एकदम नए नए पत्ते, कोण पत्ते निकल रहे थे। इसका हर क्षेत्र में उत्थान हो रहा था, इसलिए उस कमल की पंखुड़ियों से इसकी तुलना की गई है। ठीक है। और चूंकि कमल को हम लोग पाटल कहते हैं ना, कमल को पाटल कहते हैं, इसलिए उसी फूल के नाम पर इसको पाटलिपुत्र भी कहा गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। शरद काले, सर्दी के मौसम में या शरद ऋतु में, कुछ भी कह सकते हैं, शरद ऋतु में नगरे अस्मिन, अस्मिन नगरे, अस्मिन नगरे, अवग्रह चिन्ह और का उच्चारण और लिखेंगे इस जगह पर, अस्मिन हो जाएगा, ये नगरे, अस्मिन नगरे। कह रहा है शरद ऋतु में इस नगर में, इस शहर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कह रहा है कि इस नगर में, इस शहर में शरद ऋतु में कौमुदी नामक महोत्सव, कौमुदी महोत्सव नामक यह महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रचलित हुआ। यानी शरद ऋतु में एक महोत्सव वहां पर मनाया जाता था, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था, फेस्टिवल मनाया जाता था, और उसको क्या नाम दिया गया? कौमुदी महोत्सव। क्या नाम दिया गया? कौमुदी महोत्सव। आगे देखिएगा। अच्छा, ये किसके शासनकाल में मनाया जाता था? प्रश्न पूछते आपसे, यह किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश शासनकाल ना, गुप्त वंश के शासनकाल में इसे मनाया जाता था। आगे देखिएगा। कह तत्र वहां सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, वहां सभी लोग आनंदित हुए, रहते थे। कहां? पटना में, पाटलिपुत्र में। कब? गुप्त वंश के शासनकाल में। कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस फेस्टिवल था, बहुत ही प्रचलित उत्सव था, और यही कारण था कि वहां के लोग आनंदित रहते थे। आपके यहाँ भी जब कोई फेस्टिवल वगैरह मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है ना, आप भी प्रसन्न रहते हैं, आप भी अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, खुशियों को दिखाते हैं। उसी प्रकार उस समय कौमुदी उत्सव बहुत ही महान उत्सव था, और इसलिए जब वह मनाया जाता था लोग बड़ी आनंदित रहते थे, प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, बहुत खुश दिखते थे। अब देखिएगा, संप्रति यानी वर्तमान समय में, इस समय दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है, और उस अवसर पर कितनी खुशियां मिलती हैं, हम लोग कितने आनंदित रहते हैं। मेला वगैरह जाते हैं घूमने, वहां पर माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा देवी को हम लोग याद करते हैं ना, उनका ध्यान रखते हैं, और तब जाकर के मेला वगैरह का भी खूब आनंद लेते हैं हम लोग ना। उसी प्रकार का है कि इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। यानी उस समय में जो कौमुदी महोत्सव में लोग आनंद लेते थे ना, वही उसी प्रकार का उत्सव या दुर्गा पूजा उत्सव है, और उसी प्रकार जिस प्रकार कौमुदी महोत्सव में लोग आनंद लेते थे, उसी प्रकार अब वर्तमान समय में लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही आनंद लेते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनोभूत, समय का चक्र होता है ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है कल सुख है, इसलिए दुख में स्टूडेंट्स कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और सुख में कभी भी इतराना नहीं चाहिए। और दोनों प्रकार की परिस्थितियां आ रही है, बस एक बात ध्यान में रखिए, यह समय तो टल ही जाएगा। दुख है, घबराइए मत, सोचिए मन में सोचिए, इस बात का ध्यान रखिए, ये समय टल जाएगा, ज्यादा समय के लिए नहीं, यह समय जरूर टलेगा।
उससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और यदि आप अच्छे समय में जी रहे हैं तो अच्छे समय में अक्सर गलत काम हुआ करता है लोगों से, तो उस समय में ध्यान रखिए यह समय भी टल ही जाएगा। यानी यह समय हमेशा रहने वाला नहीं, फिर दुख की परिस्थितियां आ सकती हैं। इसलिए सुख के समय में कभी किसी के ऊपर अपकार नहीं करें, लोगों की भलाई करें, लोगों का उपकार करें। अपकार नहीं करना है, उपकार करना है, ताकि जब बुरा समय मेरे ऊपर आए ना, वही लोग जिसके ऊपर हमने उपकार किया है वे लोग हमें उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकालने में मदद करेंगे। बात है समझ में? तो दोनों ही परिस्थिति में ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स, यह समय तो टल ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालचक्र वशात समय चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में बीच का एक समय आता है, न तो प्राचीन समय की बात की जा रही है और न ही आधुनिक समय की, मध्यकाल बीच का एक समय आया जिसमें पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक, 1000 होता है, 1000 वर्षों तक जीर्णता मनोभूत, जीर्णता को प्राप्त कर गया, श्रीहीनता को प्राप्त कर गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया पाटलिपुत्र, जिसकी अभी कितनी अच्छी चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन बीच का मध्य क्रम कुछ ऐसा रहा जिसमें पटना की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, कुछ बिगड़ती चली गई। फिर क्या हुआ? तस्य संकेत, उसका संकेत, उसका इशारा, अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु, मुद्रा राक्षस आदिषु दिया है ना, मुद्रा राक्षस आदिषु, मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। करेक्ट, उसका संकेत, किसका संकेत? वही जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो पाटलिपुत्र पहुंचा हुआ था ना, उसका संकेत, उसका इशारा कह रहा है कि अनेक साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदिषु, मुद्रा राक्षस आदि में लभ्यते प्राप्त होता है। मौखिक नहीं है, यह लिखित है। कुछ ऐसे संस्कृत के साहित्य हैं, कुछ ऐसे संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं जिसमें मुद्रा राक्षस वगैरह का नाम होता है। मुद्रा राक्षस, राक्षस का नाम मत समझ लीजिएगा आप लोग ना, यह एक ग्रंथ का नाम है। तो उसमें इसकी जानकारी मिलती है, उसमें इसकी पुष्टि होती है कि जो बीच का समय रहा हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा था। पाटलिपुत्र उस समय में विषम परिस्थितियों से गुजरा था, बड़ी परेशानी आई थी। फिर क्या हुआ? मुगल वंश काल, मुगल वंश के समय में, मुगल वंश का जब शासन काल था ना, मुगल वंश के काल में अस्य नगर से, इस नगर का समुद्धार हो जाता, पुनरुद्धार हुआ। बीच की परिस्थितियां खराब नहीं, लेकिन जैसे मुगलों का शासन आता है, मुगल का जब शासन काल आता है, मुगल वंश का शासन होता है यहाँ पर, उस समय में बिहार की स्थिति कुछ सुदृढ़ हो जाती है, इसका पुनरुद्धार हो जाता है। स्टूडेंट्स में एक चीज बता दूं, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर पैराग्राफ समाप्त हुआ है। मैंने बताया है जगह की अल्पता के कारण आप लोगों को जो मतलब नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, सोच रहा है आदमी कि चलो इतना निकाल लेगा तो निकल जाएगा ना, इसका इस पैराग्राफ को भी देखिएगा और है। तो इसलिए इसको पढ़ते समय में, इसको समझते समय आप अपना बुक जरूर रखिएगा पास में ना, आप अपना ये बुक अपने पास जरूर रखिएगा ताकि आपको मदद मिले और आपको समझ में आए। वरना कहिएगा कि सर कैसे पढ़ा दिए, ये तो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, यहीं पर खत्म कर दिए ना, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बुक को जरूर। फिर आगे देखते हैं, आंग्ल शासन काल और अंग्रेजों के शासनकाल में, यानी और अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र से सूतरांग विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। मुगल वंश काल में क्या होगा? पहले की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंची पाटलिपुत्र था ना, उसकी वापसी होती है और पटना का जो है सो थोड़ा बहुत विकास होता है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन काल आता है तो उस समय में बहुत अधिक विकास होता है। उस समय में पुनरुद्धार हुआ था, जो बीच में फंसी हुई अवस्था थी उससे वो निकलने का काम करते हैं। और जब अंग्रेजों का शासन काल आता है तो इसका बहुत ज्यादा विकास होता है। करेक्ट, नगरम इदम देख लीजिएगा कितना बढ़िया लिखा गया, नगरम इदम नगरम इदम ना, मध्यकाले एवं पटनीति, पटना जोड़ इति पटनीति, पटना जोड़ इति बराबर पटनीति, नामना प्रसिद्धिम अगात। करें कि यह नगर, यह शहर मध्यकाल में ही पटना इति यानी पटना इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। बीच का ही जो समय था ना, मध्यकाल जो था, प्राचीन अवस्था में नहीं, बीच का जो समय था ना, उसी समय में इस पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ जाता है? पटना पड़ जाता है। तभी से यह पटना नाम प्रचलित हो गया। आगे दिया हुआ है अयं च शब्द, और यह शब्द पतनम इति, पतनम धन इति, पतनम धन इति, पतन में इति, पतन में इति का संनिवेश हो जाएगा, पतनम जोड़ इति शब्दात निर्गत। यह शब्द कहां से आया था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना शब्द जो है वह किस शब्द से निकला हुआ है? आप कहिएगा पतनम शब्द से। किस शब्द से? पतनम शब्द से। देखिए कितना बढ़िया दिया है। और यह शब्द
पतनम इति पतनम धन इति, यानी पतन शब्द से निर्गत है, निकला हुआ है। नगर से पालिका देवी पटन देवी थी, पटन देवी जोड़ इति, पटन देवी जोड़ इति, अद्यापि अद्य जोड़ अपि, अद्य मीन्स आज होता है, अपि मीन्स भी होता है, पूज्यते। कह है कि नगर की पालिका देवी, पालिका मीन्स पालिका, पालन पोषण करने वाली ना। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा ना कि भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली एक अलग माँ थी ना, और उनका पालन पोषण करने वाली अलग माँ थी। तो इस तरह दो माताओं का जिक्र होता है। उसी तरह यहाँ पर दिया है नगर से पालिका देवी, नगर की पालिका देवी यानी नगर का पालन पोषण करने वाली देवी पटन देवी थी। पटन देवी नाम से अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजी जाती है। जो पटन देवी है बहुत ही फेमस जगह है, पटन देवी की पूजा आज भी श्रद्धापूर्वक वहां पर लोग करते हैं। और वही पटन देवी के का अपभ्रंश लोगों ने निकाला, पतनम 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 करने लगे ना, और उसी पतनम शब्द से पटना नाम निकला हुआ है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। आगे देखिएगा, संप्रति आज या इस समय पाटलिपुत्रम पटना नाम नगर, यानी पाटलिपुत्र जो कहलाता है, जिसका नाम क्या है, पटना है। पटना नाम का जो शहर है, अति विशालम वर्तते, बहुत ही विशाल है। यह पटना कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, छोटा मोटा शहर नहीं, बहुत बड़ा जगह है, बहुत विशाल जगह है। बिहार से राजधानी चास्ती, च अस्ति चास्ती, च धन अस्ति बराबर चास्ती, और बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है वो बहुत ही विशाल शहर है, विशाल नगर है, और उसकी वह किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी। तो बिहार की राजधानी आप याद कर लीजिएगा ना, या पूछा जाए कि पटना किसकी राजधानी, किस राज्य की राजधानी, बताइएगा कि बिहार राज्य की राजधानी। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन नगर का विस्तार हो रहा है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, लगातार उसका विकास हो रहा है, दिनों दिन विकास हो रहा है। उसी चीज को दिया है कि आए दिन नगर का विकास विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम, देखिए यहाँ पर दिया गया, अस्य धन उत्तरस्याम अस्योत्तरस्याम, अस्य धन उत्तरस्याम बराबर अस्योत्तरस्याम, दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में बता रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है आप लोग बता रहे होंगे, यानी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। बात आ रही समझे? आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि गंगा नदी जो है वह पटना की किस दिशा में बहती है, क्या बताइएगा, उत्तर दिशा में। या फिर ऐसे भी थोड़ा सा घुमा के प्रश्न किया जा सकता है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, क्या जवाब आएगा, गंगा नदी बहती है। आ रही बात समझ में? तस्याह ऊपरी, उसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर पढ़े हैं हम लोग ना, गंगा नदी बहती है कहाँ, पटना के उत्तर दिशा में ना, तो उसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम, और जब संधि सेतु करना होगा तो क्या हो जाएगा, गांधी सेतु धन नाम, गांधी सेतु धन नाम, एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि, रेलयान सेतु धन अपि, रेलयान सेतु धन अपि निर्मीयमानो वर्तते, निर्मीयमानो वर्तते, तस्याह ऊपरी, उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु, सबसे बड़ा पुल है। देखिए विश्व में कुल 7 महादेश हैं और उसमें हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो एशिया महादेश का यदि सबसे बड़े पुल की बात की जाए तो कौन सा है, गांधी सेतु। तो ये बड़ी उपलब्धि हम लोगों के पास है। वही चीज दिया है, उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, सबसे बड़ा पुल है, ठीक है। रेलयान सेतु, रेलयान सेतु भी निर्मीयमान वर्तते, और रेलयान यानी रेलगाड़ियों के आने जाने का पुल भी निर्माणाधीन है, अर्थात उसका भी निर्माण हो रहा है, जिस पर ट्रेनें आएंगी जाएंगी उसका भी निर्माण हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है। नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, अच्छे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि। इत्यादि को जब तोड़िएगा ना तो इति जोड़ एति हो जाएगा, इति धन एति। देखिए यहाँ पर लिखा भी इति धन एति। दर्शनीया सन्ति, कह रहा है कि इस नगर में, इस शहर में अच्छे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन भग्नावशेष,
मौर्यों के समय में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो महल बनाए गए थे ना, उसके कुछ अवशेष दिखते हैं, उसी को मौर्यकालीन भग्नावशेष कह सकते हैं हम लोग। महावीर मंदिर, इसका तो जवाब नहीं, महावीर मंदिर का तो जवाब नहीं। ऐसा कोई नहीं होगा जो सत सनातन धर्म से अभिप्राय रखता हो, सत सनातन धर्म से वो संबंध रखता हो और पटना जाए और महावीर मंदिर ना जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है। और जाने के बाद बड़ी शांति मिलती है। स्टूडेंट्स कभी जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा और वहां पर आप कुछ समय तो जरूर बिताइएगा। ये मेरा अपना एक तरह से आप लोगों को सलाह है, ठीक है। तो कह महावीर मंदिर इति दर्शनीय सन्ति, ये सभी दर्शन योग्य हैं। अर्थात आप पटना में जाएं, कुछ समय बिताना हो आपको, तो ये सभी जगह आपकी घूमने लायक है, यह आपके देखने लायक है। आप वहां पर जाकर के इन सभी चीजों को का दर्शन कर सकते हैं, बड़ी आनंद आएगा। ऐसा हम लोगों का आभास है कि आप जाइएगा ना, फूले नहीं समाइएगा, अर्थात बहुत प्रसन्नता मिलेगी आपको, आनंद की अनुभूति होगी। आगे देखिएगा, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारेति। अब गुरुद्वारेति का संदर्भित करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा जोड़ इति नामना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थान, पूजन करने योग्य स्थान, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात पटना में है स्टूडेंट्स सिख संप्रदाय का एक पूजनीय स्थल है, जो कि सिखों के 10वें गुरु कहे जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह ना, उनका वहां पर जन्म हुआ था और इसलिए सिख संप्रदायों का वह पूजनीय स्थल भी है। तो ऐसा नहीं कि केवल हम हिंदुओं का ही है, सिखों का भी वहां पर पूजनीय स्थल है और वह भी बड़ा ही रमणीय है। तत्र देशस्य न, तो देशस्य धन अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां इस देश के, बिहार के नहीं, बिहार राज्य की बात नहीं की जा रही, पूरे भारतवर्ष की बात की जा रही। वहां इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी वो जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर पूरे भारतवर्ष के लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा आराधना करते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, दिया है एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात अद्यावधि, अद्य धन अवधि, क्या हो जाएगा, अद्य धन अवधि, छूट गया ही, अद्य धन अवधि। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवः धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयं धन इति। अर्थ समझिएगा इसका, इस प्रकार, एवं का अर्थ इस प्रकार हो जाता है। एवं मीन्स और भी होता है, लेकिन जब वाक्य के शुरुआत में दिया गया हो एवं शब्द, तो एवं का अर्थ इस प्रकार लगाइएगा। एवं पाटलिपुत्र, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अद्यावधि, प्राचीन काल से लेकर आज तक, अद्य अवधि अद्यावधि, आज के समय तक, यानी आज तक, प्राचीन काल से आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में वैभव धारयति, वैभव को धारण करता है, ख्याति को प्राप्त करता है। सर्वं च संकलित रूपेण, और सबका संकलित रूप, सबका मिला जुला रूप, केवल धार्मिक क्षेत्र ही नहीं, केवल राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, सारे क्षेत्रों को मिला करके सबका संकलित रूप संग्रहालय दर्शनीयमिति, संग्रहालय में दर्शनीय है, देखने योग्य है, सब कुछ संग्रहालय में रख दिया गया है। आप जाएंगे तो संग्रहालय में उन सब का आनंद ले सकते हैं, सभी चीजों को आप देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र में, पर्यटन मानचित्र पर नगरम इदम, यह नगर महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पर्यटन वाले मानचित्र पर देखिएगा तो इस नगर का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही ख्याति प्राप्त स्थान है। स्टूडेंट्स, अभी आपने इस चैप्टर को देखा, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा शॉर्टकट से बचें। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो, मैंने यदि 40-50 मिनट का वीडियो बनाया है, बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे जो 10-15 मिनट में आपका काम खत्म कर देंगे। शॉर्टकट से पहले आप बचें, दो चीजों को आप फॉलो करिएगा, आपका कभी भी कल्याण होगा, ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट से बचें आप, पहली चीज, और दूसरा, हेल्प बुक से यदि कोई मदद ले रहा है उससे आप बचने का प्रयास करें।
अब हेल्प बुक ले लिए, सबका सब हमने हिंदी में नोट कर दिया, पढ़ा दिया, काम खत्म, हद हो गया। ना आप उच्चारण सीख पाए, न संधि विच्छेद सीख पाए, न विभक्ति युक्त शब्दों को समझ पाए, न समास विग्रहों को जान पाए, न विशेषण विशेष्य को समझ पाए, फिर क्या फायदा उस संस्कृत का, क्या फायदा उस संस्कृत के पठन पाठन का? कोई मतलब नहीं बनता। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और यदि आपको लग रहा हो, यदि आपको लग रहा हो कि मैंने परिश्रम हृदय से किया है, तो मेरी भाव अभिव्यक्ति को समझते हुए आपको जो समझ में आए कर दीजिएगा। मैं अपने मुंह से नहीं कहा, न कहता हूं, आज भी नहीं कहूंगा। आपको जो उचित लगे, जो अच्छा लगे वो आप कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके कल्याण के साथ साथ उनका भी कल्याण हो। आप चाहे तो मेरा कल्याण करें या ना करें, वो आपके हाथों में मैंने छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे। ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा हो। यदि नहीं आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा तथ्य है जो आपके समझ में नहीं आया है अब तक, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि अगला जो वीडियो बनाऊं उसमें आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं अनुमति, बाय।